Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्ते दोस्तों, मैं एक्टर पुनीत शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, थायराइड आज हमारे जीवन की बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी दिन पर दिन बनते चली जाए। तो इसी थायराइड पे हमारे साथ डिस्कस करने के लिए प्रोफेसर ज्ञानचंद जी मौजूद हैं, जिन्होंने पहली बार भारत में किसी सरकारी संस्थान में रोबोट द्वारा थायराइड की सर्जरी करी। तो आइए जानते हैं ज्ञान सर से कुछ थायराइड के बारे में। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये थायराइड है क्या और हमारे शरीर में थायराइड कैसे काम करता है? देखिए, थायराइड एक तितली के आकार की एक ग्रंथि है और वो हमारे सांस की नली के दोनों तरफ रहती है और ये थायराइड हार्मोन निकालती है जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। अगर ये थायराइड हार्मोन कम हो जाए तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो सारे शरीर की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। जैसे ब्रेन की है तो आपको याद कम आएगा, भूलने लगेंगे, नींद ज़्यादा आएगी, आलसपन रहेगा। ऐसे ही अगर आपके पेट की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो आपको खाना हजम नहीं होगा, थोड़ा सा भी खाएंगे तो लगेगा कि कुछ है नहीं। मसल्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो आपका वेट बढ़ने लगेगा, थोड़ा सा खा रहे हैं वेट बढ़ रहा है, वेट गेन हो गया है। इसके अलावा आपके जो मोशंस हैं, मान लीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और महिलाओं में जैसे माहवारी की समस्याएं आ जाती हैं, तो इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं जब ये स्लो हो जाता है, मतलब हार्मोन कम हो जाता है। और अगर इसका रिवर्स हो जाए, हार्मोन ज़्यादा निकलने लगे, तो ये एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपके बाल झड़ने लगे, चिड़चिड़ापन हो गया, नींद कम आ रही है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, इस तरह की समस्या आने लगती है। इसी तरह से अगर आपको पेट में जो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो फिर आपको लूज मोशन हो गया, पता चला कुछ खा रहे हैं, 4 बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है और वेट घटता जा रहा है आपका। कुछ भी कितना भी खा रहे हैं, वेट घटता जा रहा है। मसल्स सब पतली, हाथ पैर पतले होते जा रहे हैं, मसल पतली होती जा रही है। और जो महिलाओं में माहवारी की समस्या है, बार बार ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ गई, इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। सर, आजकल बहुत ज्यादा ये कॉमन हो रहा है थायराइड। हर दूसरे आदमी को ऑब्सेसिटी की दिक्कत है और वजन बढ़ रहा है। और आज की सर लाइफस्टाइल ऐसी है, जंक फूड खाना, लेट में सोना और स्ट्रेस और सारी चीजें, कॉर्पोरेट लाइफ और सारा आम जिंदगी। तो क्या सर इसका बचाव है और कैसे थायराइड को खुद से कम रखा जा सकता है और एक इसको कंट्रोल पैनल में कैसे रखा जा सकता है? थायराइड को जितनी हमारी बॉडी की नीड है उस प्रोसेस में कैसे हो सकती है सर? देखिए, हमारे कोई भी हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, चाहे वो थायराइड है या और भी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, तो हार्मोन हमारी दिनचर्या और हमारी एक्टिविटी के हिसाब से कंट्रोल रहता है। भगवान ने उसको टाइम दिया है कि इतने बजे निकलना है, जरूरत के हिसाब से निकलना है। लेकिन हम जब जरूरत को ही बदल दें अपनी, या हम अपनी दिनचर्या को बदल दें, जैसे मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना है थायराइड का काम, कि हम गर्मी आएगी तो वो कंट्रोल कर लेगा, कम निकलेगा, सर्दियों में ज़्यादा निकलेगा, ऐसे करके। तो ऐसे ही जब हमारा दिनचर्या ही डिस्टर्ब हो गई तो हार्मोन निकलने का टाइमिंग डिस्टर्ब हो गया। इस तरह से जो ओबेसिटी है, मोटापा बढ़ता जा रहा, हम खा रहे हैं, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे शरीर की ग्रंथियां भी काम उस तरह से नहीं कर रही, वो हार्मोन जितना निकालना चाहिए उतना नहीं निकाल पा रही हैं, तो वो हार्मोन कम हो जाता है। कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से थायराइड में इन्फेक्शन हो गया, और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे भी थायराइड में एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कुछ दिन एक्टिविटी बढ़ी रही, फिर उसके बाद डैमेज हो गया, कुछ सेल्स उसकी खत्म हो गई, तो थायराइड हार्मोन जितना हमें चाहिए शरीर को उतना नहीं निकाल पाता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ कैंसर्स होते हैं, कुछ ट्यूमर्स बन जाते हैं। और थायराइड की वजह से ही कैंसर और ट्यूमर थायराइड डेवलप हो सकते के अंदर, थायराइड के अंदर। और जो सबसे बड़ा कारण है वो आयोडीन है, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है वो उसका रॉ मटेरियल आयोडीन है, मतलब आयोडीन से वो हार्मोन बनता है। तो अगर आयोडीन की मात्रा कम है हमारे शरीर में तो थायराइड हार्मोन भी कम निकलेगा। और खास करके जो तराई बेल्ट में, भारत के जो तराई बेल्ट में, सब हिमालयन बेल्ट में लोग रह रहे हैं, तो वहां पे आयोडीन की मात्रा पहले से ही कम है। तो इसलिए भारत सरकार ने ये आयोडीन कंपलसरी, जो नमक में आयोडीन डालने का प्रोग्राम चलाया है, आयोडीनाइजेशन प्रोग्राम, ये चल रहा है। इसकी वजह से ये समस्याएं कि जो
आयोडीन की कमी की वजह से जो बीमारी होती थी वो थोड़ी कम हो रही है। अभी कम हो लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जो मिलावट है या एडल्ट्रेशन, फूड्स में एडल्ट्रेशंस हैं, और जो कीटनाशक बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जिनका कि प्रॉपर क्लीनिंग, पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जो यूज हो रहे हैं, ये भी माना गया है कि इनकी वजह से भी थायराइड और बहुत सारी शरीर में बीमारियां बढ़ रही हैं, चाहे वो कैंसर हैं या अदर बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो थायराइड की समस्या भी उनमें से एक है। सर ये आयोडीन का आपने बताया कि नमक इस्तेमाल होने लगा, जैसे कि भारत सरकार ने चालू किया कि आयोडीन कंपलसरी है। सर कई बार कैसा होता है कि हम बनते हुए खाने में नमक डाल देते हैं, तो वो तो सर वेपराइज फॉर्म में है, वो तो उड़ जाता है। तो क्या ये सही रहता है कि हम बने हुए खाने में अगर ऊपर से नमक डाल के उसको चला दें तो? नहीं, देखिए ऐसा है कि ऊपर से डालना या बाद में डालना उससे नहीं, अगर खाने को हम ढक के पकाते हैं, ढक्कन जो पहले होता था कि खुला, अभी तो प्रेशर कुकर आ गया है, तो उसमें ये प्रिजर्व रहता है, आयोडीन उतना नहीं लॉस होता है। लेकिन अगर हम खुले में नमक को ऐसे भी रख देते हैं, तो इसलिए नमक के बर्तन को ढक के रखना है, और जिसमें खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय भी बर्तन को ढक करके खाना पकाना है। सर सलाद में सर नमक डाल के खाना कितना सही है? देखिए ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा साल्ट, जैसे आदमी की जो पर डे रिक्वायरमेंट है वो आयोडीन की 150 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट, 150 मिलीग्राम आयोडीन चाहिए आदमी को, चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू वेट। और इसी तरह से साल्ट की रिक्वायरमेंट है कि 15 ग्राम साल्ट सपोज आपको रिक्वायरमेंट है। अगर हम 15 ग्राम साल्ट से ज़्यादा नमक लेते हैं तो फिर वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान करती है। तो एक्स्ट्रा साल्ट, जैसे अगर आपके खाने में प्रॉपर नमक है, तो अगर हम एक्स्ट्रा साल्ट यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे किडनी पे, हमारे हार्ट पे लोड बढ़ाता है, और आने वाले दिनों में वो समस्या पैदा कर सकता है। तो जितना अप्रोप्रिएट मात्रा में नमक की जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना चाहिए। बैलेंस उसका बना के मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल। तो सर ये थायराइड के लक्षण क्या है? कैसे किसी को पता चलेगा कि मुझे थायराइड बढ़ रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है? कैसे इसका लक्षण, कैसे इसको जानकारी हो पाती है? नहीं, देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि थायराइड में से अगर हार्मोन ज्यादा निकल रहा है तो इसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में आपके गले की ग्रंथि भी बढ़ सकती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कभी कभी जैसे सूजन आ गई उसमें और ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, गले में जो ट्यूमर बन जाता है, जो थायराइड ग्रंथि है वो अपने आप में बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा हार्मोन निकालने लग जाती है, और वो हार्मोन निकलने से आपके मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। शरीर में सर कहीं पे भी हो सकता है? नहीं, वो थायराइड हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि है वही बढ़ेगी और उसमें से हार्मोन ज्यादा निकलने लगेगा। अब वो हार्मोन हमारी हर सेल, बॉडी की हर सेल को स्टिमुलेट करेगी। तो वो चाहे वो जैसे हेयर्स है आपके, हेयर्स की सेल को स्टिमुलेट किया तो हेयर जल्दी जल्दी ग्रो करने लग गया, तो पतले बाल हो गए, टूटने लगे, जल्दी ज्यादा बाल टूट रहे हैं आपके, ग्रे हो गए, उसके थिन हो गए, टूटने लगे। ऐसे ही अगर और नीचे आइए तो ब्रेन है, अब अगर ब्रेन की सेल्स ग्रो ज्यादा एक्टिविटी बढ़ाएंगी तो आपको नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, गर्मी ज्यादा लगेगी, इस तरह के। और शरीर की, और जैसे स्किन की सेल्स हैं ये ज्यादा एक्टिविटी होंगी तो पसीना ज्यादा आएगा, बाल्स जो हैं, हेयर्स ये कम हो जाएंगे, इस तरह की समस्या आती है। फिर आपको अगर फेफड़े में आई है तो सांस ज्यादा लेने में, जैसे सांस जल्दी फूलने लगेगी, आपको कहीं भी चलेंगे तो हांफने लगेंगे, फिर आते जो हैं वो ज्यादा काम करने लगेंगे तो आपको बार बार लूज मोशन होंगे, कुछ भी खाएंगे तो हजम नहीं होगा, बार बार लूज मोशन हो रहा है, और खाना खाने के बाद भी आपका वेट गिरने लग जाएगा। तो ये सब समस्या हाइपरथायराइडिज्म में आती है। हाथ कांपने लगते हैं, कंपन शुरू हो जाते हैं हाथों में, आंखें किसी किसी की बाहर आ जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, जो आप देखेंगे बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं। तो ये सब समस्याएं हाइपर में आती हैं। और अगर यही थायराइड हार्मोन कम निकलने लगे तो तो सब चीज स्लो हो जाएंगे, हाइपो हो जाएंगे, मतलब आपको नींद ज्यादा आएगी, आलसपन रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, मोटापा बढ़ता जाएगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, थोड़ा भी खाएंगे तो आप मोटे होते चले जा रहे हैं, और आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्याएं रह रही हैं। महिलाओं में इसी तरह से उसकी माहवारी की समस्याएं आ जाती हैं। तो ये हाइपोथायराइडिज्म में इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। सर इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं? जैसे क्या टेस्ट होते हैं, इसकी प्रणाली क्या है, कैसे जानते हैं कि ये थायराइड कैसे बढ़ रहा है, क्या इसके ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए इसके लिए खून की जांच कराई जाती है। सुबह खाली पेट एक छोटा सा एक बूंद भी खून दे देंगे, वैसे तो 5 ml ब्लड ले करके वो लोग जांच करते हैं, और जांच करके आपके थायराइड हार्मोन के लेवल को चेक करते हैं कि आपका थायराइड हार्मोन लेवल सही है या कम है। कम होगा तो उसका आपको रिपोर्ट आएगी, उसमें लिखा रहेगा कि ये कम है कि ज्यादा है।
उसी हिसाब से डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। इलाज करते हैं। जी। तो सर कितना समय लग जाता है इसके इलाज में? क्या पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है इसके ट्रीटमेंट के नहीं, लिए? देखिए इसके लिए एडमिट नहीं करना पड़ता है, बस आपके ब्लड की रिपोर्ट्स आ गई, आपको पता चल गया। तो अगर आपका हाइपरथायराइडिज्म है, तो हाइपरथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। पहले उसको दवा से कंट्रोल करना होता है, लेकिन उसके साथ में और भी जांचें होती हैं कि पता चले कि ग्लैंड में कोई गांठ तो नहीं बन गई है, थायराइड ग्रंथि में कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा है, ये ज्यादा क्यों निकल रहा है, आधे में निकल रहा है या पूरे में निकल रहा है। तो अगर उसमें पूरी ग्लैंड मान लीजिए बढ़ गई है, किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को जिसको ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, उस तरह की कोई बीमारी होती है, तो वो दवा से कुछ दिन में कंट्रोल हो जाती है। अगर उसके बाद भी नहीं कंट्रोल होती है, तब उसको अलग से की सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, या एक रेडियो आयोडीन थेरेपी होती है, उसकी जरूरत पड़ती है। इसी तरह से जो हाइपोथायराइडिज्म है, अगर उसमें किसी को समस्या हो गई, उसका थायराइड कम निकल रहा है, तो उसको एक सप्लीमेंट, जो थायराइड जितना कम है उतना शरीर को हम अलग से एक गोली सुबह खाली पेट देनी होती है, वो गोली खा लेते हैं तो दिन भर उनका थायराइड कंट्रोल रहता है। कंट्रोल रहता है। तो डाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सर। देखिए डाइट तो ये है कि जितना आपको बीमारी है, जिस हिसाब से, अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, तो आपको शरीर को मेंटेन रखना है, तो दवा के साथ में जो डाइट पैटर्न बताया जाता है, उसके साथ में डाइट चार्ट बनता है कि हाँ आपको प्रोटीन डाइट ज्यादा देनी है, या आयोडीन की कमी है तो उसको बढ़ाना है, या इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग सप्लीमेंट करते हैं, और उस हिसाब से पेशेंट ठीक रहता है। सर एक्सरसाइज कितना जरूरी है थायराइड पेशेंट्स के लिए? कितना जरूरी बन जाता है एक्सरसाइज का? देखिए, ये थायराइड को जब हम सोचते हैं कि थायराइड हमें ना हो, तो हमें क्या है कि अपना एक दिनचर्या को नियमित करना है, कि सुबह उठना है, एक व्यायाम 30 मिनट का, 45 मिनट तक का, 30 से 45 मिनट रेगुलर करना है, जिससे कि हमारी सारी हार्मोन की ग्रंथियां सुचारू रूप से चलती रहें। उनमें से थायराइड भी एक है। चाहे वो योगा करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी, जिम जाएं, रनिंग करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, मतलब कोई भी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमारे हार्मोन संतुलित रहते हैं। इसके अलावा आपकी दिनचर्या अगर संतुलित है कि आपने सुबह उठ के व्यायाम कर लिया, उसके बाद ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, पढ़ने जाना है, जहाँ भी जाना है, अपने कार्य पे जाएंगे, कार्य क्षेत्र में अपना काम करेंगे, और डाइट का अपना टाइमिंग खाने का उसका सही रखें, जिससे कि हार्मोन्स हमारे कंट्रोल में रहे। अगर हम खाने पीने का टाइमिंग भी डिस्टर्ब कर देते हैं तो उससे भी हार्मोन हमारे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर किसी को समस्या इस तरह की है तो अपना जो डॉक्टर्स बताते हैं डाइट चार्ट, डाइटिशियन से लेकर के जो दिया जाता है टैबलेट के साथ में, तो उसको भी लेते रहें और अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंट्रोल रखें, जिससे कि आपकी सेहत सुरक्षित रहे। सर एक्सरसाइज किस टाइम करना ज्यादा सही होता है? अमूमन सर कई बार ऐसा होता है कि अभी की जो लाइफ स्टाइल ऐसी है, आदमी लेट से ऑफिस से आ रहा है, फिर घर पे आ रहा है, और खाने पीने का पैटर्न बहुत ही ज्यादा बदला हुआ है। हाँ। तो अगर इंसान को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो शाम को ऐसा एक्सरसाइज कर सकता है, या सुबह ही व्यायाम करना ज्यादा लाभदायक होता है? देखिए ऐसा कोई, जो पहले एक्चुअली चूंकि हमारा देश में पहले इस तरह का हमारा है कि टेम्परेट क्लाइमेट जो हमारा है, कि हमारे यहाँ पे विटामिन डी, जो आजकल लोग घरों में रह रहे हैं, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो ये माना जाता था कि सुबह की सूरज की रोशनी में आप व्यायाम कर रहे हैं तो आपको विटामिन डी भी मिल रहा है और एक्सरसाइज भी हो जा रही है। पर जिस तरह की दिनचर्या आजकल बिजी लाइफ चल रही है, तो अमूमन जब हम खाना खाते हैं तो 1.5 घंटे में हमारा स्टमक खाली हो जाता है, और 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो 4 घंटे का टाइम अगर खाने के और एक्सरसाइज के बीच में है तो आप कभी भी कर सकते हैं, शाम को भी एक्सरसाइज की जा सकती कभी भी कर सकते हैं। बस खाली ये है कि आपके खाने और उसके बीच में 4 घंटे से अधिक का समय होना चाहिए। इसलिए जैसे हम शाम को खाना खा करके सब सो जाते हैं तो वो 4 से ज्यादा घंटे हो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो पेट खाली रहता है, आपने पानी पिया, और जो भी डाइटिशियन के हिसाब से जितना आपको एनर्जी ड्रिंक लेना है या कुछ भी लेना है, उससे एक्सरसाइज से पहले जितना आपको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करके अपना एक्सरसाइज करनी तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाना खा करके एक्सरसाइज करते हैं तो वो नुकसान कर सकती है। तो इसलिए उसको देखें कि हमारा स्टमक जो है 4 घंटे का टाइम हो चुका है कि जो हम प्रॉपर भोजन लेते हैं, चाहे वो सुबह का नाश्ता है या दोपहर का लंच है या शाम का डिनर है, उसके और एक्सरसाइज के बीच में गैप होना चाहिए 2 से 4 घंटे। सर ये थायराइड की वजह से ट्यूमर और कैंसर होने के चांसेस कितने % होते हैं? देखिए थायराइड ग्रंथि होती है, उसमें ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं, और इस इंसिडेंस आज के समय में इतना ज़्यादा है कि अगर हम एक आम पॉपुलेशन का अल्ट्रासाउंड करने लग जाएं
जैसे पूरे लखनऊ का सपोज हम सर्वे करें, सबका अल्ट्रासाउंड करें, तो जो एडल्ट पेशेंट हैं 18 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है और हम सबका सर्वे करते हैं, लगभग 30 से लेके 50% लोगों में कोई ना कोई थायराइड में गांठ निकल आएगी, और इसमें से वो 5 से 10% कैंसरस भी हो सकती है। ये सर बहुत बड़ा नंबर है, अगर 30 से 50% लोगों के अंदर गांठ निकल सकती जी, है। बिल्कुल। सर कैसे उसके लिए अवेयर रहें, कैसे पता चले? क्योंकि सर ये जो गांठ होती है दर्द तो करती नहीं होगी सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शरीर में कहीं भी बन सकती है। हुँ। तो कैसे वो पानी का इंटेक करें या क्या ऐसा करें कि सर जिससे वो गांठ अर्ली ट्रीट हो जाए और पता चल जाए, इसका एहसास हो जाए पहले से? देखिए, थायराइड की जो गाँठें हैं यूजुअली वो 1 सेंटीमीटर से छोटी होती हैं और ऐसे दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि मसल्स भी, नेक की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, खास करके पुरुषों में। लेकिन ये महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनके हार्मोन्स रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, तो वो गाँठ बनने की संभावना रहती है। पर अमूमन ये कैंसर नहीं होती हैं, और इसमें इस ग्रंथि को अगर देखा जाए तो वो चुपचाप इंडोलेंट रहती हैं, बहुत एग्रेसिव नहीं रहती हैं। अगर कैंसर भी होता है तो बहुत एग्रेसिव नहीं होता है, अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और उसका इलाज हो जाता है, तो मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इसको, अगर आपको, जैसे इस बेल्ट में हम लोग रह रहे हैं, तराई बेल्ट में, तो तराई बेल्ट में अल्ट्रासाउंड है या थायराइड की जांचें हैं, तो कभी भी आपको इस तरह के सिम्टम्स जो मैंने बताए थे, अगर ऐसा लगता है कि आपको थायराइड हो सकता है, तो थायराइड की जांच जरूर कराएं। और एक बार अल्ट्रासाउंड भी करा के देख सकते हैं, अगर कुछ आपको गले में लगता है कि हमारे गले में सूजन है या गांठ हो सकती है, तो उसको अल्ट्रासाउंड से फॉलो किया जा सकता है। तो सर अगर किसी को पता चल गया कि उसे गांठ है, हाँ, तो कैसे उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है? क्या होता है सर? प्रोसेस क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि अगर किसी को गांठ पता चल जाती है, तो उसको, छोटी सी गांठ है तो अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो उसमें एक, हमें अल्ट्रासाउंड में कैटेगरी होती है कि एक होता है कि बिल्कुल कैंसर नहीं है, एक में लगता है कि नहीं थोड़ा सस्पिशन है, एक बताता है कि कैंसरस हो सकता है। तो जहां पे लगता है कि कैंसरस हो सकता है और 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो उसकी सुई डाल के जांच की जाती है। अगर उसमें कैंसर आता है तो हमारे पास में ये रहता है कि इस कैंसर को हम ट्रीट करें, तो उसका इलाज केवल सर्जरी है, उसको सर्जरी द्वारा निकाला जाता है। सर्जरी ही सर ट्रीटमेंट है उसका? हाँ, अगर कैंसर हो जाता है तो सर्जरी ही ट्रीटमेंट है। हालाँकि अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा है, कुछ देश हैं जैसे जापान है, कोरिया है या कुछ और देशेज़ हैं, जहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर से जो स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे कुछ देशों में या जैसे अमेरिका वगैरह में ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलते हैं, ऐसे ही उनके यहाँ थायराइड कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलते हैं। तो वो लोग रूटीन अल्ट्रासाउंड सबका कराते हैं। तो सबका कराते हैं, जैसे मैंने बताया 30 से 50% लोगों में गाँठ मिल जाती है, तो वहाँ पे भी ऐसे गाँठ बन जाती है, और वो देखते हैं कि नहीं छोटा है, 1 सेंटीमीटर से छोटा है और कैंसरस भी है, तो वो लोग उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं और फॉलो भी करते हैं। बहुत से लोग करा लेते हैं डर के मारे। जो लोग नहीं कराते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, ये कैंसर अगर फैलेगा, बढ़ेगा तो इसका ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि ये कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग है। इसमें कुछ 1% से कम कैंसर ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट ग्रोइंग होते हैं, और वो इतने फास्ट और इतने खतरनाक होते हैं, खास करके वो बुजुर्गों में पाए जाते हैं, और वो इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि 6 मंथ से 1 ईयर ही सर्वाइव कर पाता है। 6 मंथ से 1 ईयर ही सर्वाइव कर पाता है? हाँ, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो थायराइड कैंसर का स्पेक्ट्रम बहुत है। एक तो ये कि छोटा है, आप उसको बिल्कुल मतलब बिना ऑपरेशन के भी रख सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड से सालाना अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं या 6 मंथली अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, और उसको देख रहे हैं कि हाँ, ये बढ़ नहीं रहा है और इसको हम रख सकते हैं। मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सर अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो वो दवाई से हो सकता है क्या, कि दवाई से निकाला जा सके या वो गांठ खत्म हो जाए, दवा से निकल जाए? नहीं किया जा सकता, लेकिन आजकल एक विधि चली है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। जैसे कि क्या है कि एक सुई होती है, उससे डाल करके, और उस छोटी सी गांठ है उसको जला दिया वहीं पे। अच्छा। हाँ, तो उससे ऑपरेशन से आदमी बचा जा सकता है, कि ऑपरेशन नहीं करना है, एक सुई डाली और वो जहाँ पे गांठ है बस उतनी ही गांठ के एरिया को जला दिया, तो ऐसे इलाज। डेड कर देते हैं उसको? हाँ, उतने एरिया को जला डेड कर देते। दिया हाँ, जाता है। वो एक्चुअली रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो उतने एरिया में टेम्परेचर से उस टिश्यू को जला देती है, डेड कर देती है। तो वो कैंसरस टिश्यू सेल्स डेड हो जाती हैं, तो उनके फैलने की संभावना कम हो जाती है। तो सर भारत देश की पहली सर रोबोटिक सर्जरी करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, जी, जो कि सरकारी संस्थान में शुरू हुआ है। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है जी, कि अब जिसके लिए लोगों को इतना पैसा खर्चा करके बाहर जाना पड़ता था प्राइवेट संस्थानों में, जी, तो आज सरकारी अस्पतालों में भी रोबोटिक सर्जरी हो रही है और सफल रूप से आप कर रहे हैं। जी। तो सर ये रोबोटिक सर्जरी के बारे में कुछ बताइए कि ये क्या है रोबोटिक सर्जरी? अपने में ही सुनने में थोड़ा-सा एक बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और बहुत मॉडर्न ऐसा साउंड होता है। जी। तो थोड़ा-सा बताइए सर, इसके बारे में कुछ बताइए।
देखिए ऐसा होता है कि थायराइड कैंसर या थायराइड ट्यूमर हो गया है, अब उसको ऑपरेट करने के हमारे पास में पहले एक ही रास्ता था कि हमें गले में चीरा ऐसे लगाना था और उससे हम निशान बड़ा सा चीरा लगा करके थायराइड को, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल सर्जरी जो होती थी हाँ चाकू से और हाँ कन्वेंशनल सर्जरी तो उससे करते थे। उससे करते थे। अच्छा। तो उसमें एक निशान पड़ जाता था, क्योंकि खास करके महिलाओं में, और जो ये जो अपना एशियन एरिया है जहाँ पे कि थोड़ा गर्म प्रदेश है, जैसे वेस्टर्न में क्या होता है कि 6 महीने ठंडी रहती है, लोग कॉलर पहन के या गला ढक करके रखते हैं। हमारे यहाँ पे गर्मी का प्रदेश है तो गला खुला रहता है, और खास करके महिलाओं में, और इंडियन ट्रेडिशन जो है, जो एथनिक ड्रेसेस हैं इंडिया की, उसमें गला खुला रहता है। तो अगर उसमें कोई निशान होता है तो वो हमारे यहाँ एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ है। खास करके जो अनमैरिड महिलाएं हैं, अगर उनको कोई निशान है तो हर आदमी पूछेगा आपको बेंजी हाँ, निशान दाग रह जाता है और समाज में बहुत अलग नजर से उसे देखते हैं। तो इसको देखते हुए जापान और कोरिया में कुछ सर्जरी शुरू हुई जिसको कि रिमोट एक्सेस अप्रोच बोलते हैं, कि गले में निशान ना लगा करके कहीं और से, यहाँ से चीरा लगा कर छाती से छुपाया जा सके। हाँ, छुपाया जा सके, जो कपड़े से ढका रहे, उतने उस एरिया से उन्होंने यहाँ कान के पीछे से, आगे से, जिससे कि गले में सामने ना दिखाई पड़े निशान, ऐसी सर्जरी शुरू। निशान उतना ही होता है या उससे रोबोटिक सर्जरी वाला निशान छोटा होता है या वो बहुत, जैसे दूरबीन की जो सर्जरी होती थी उसमें 5 मिलीमीटर के होते थे, और जहां से ट्यूमर निकालते थे खाली उसी को, 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है या 3 सेंटीमीटर का, तो उसी एरिया को खाली एक निशान बड़ा होता था, बाकी तो 5-5 मिलीमीटर के होते थे। अभी रोबोट में ये सब 8-8 मिलीमीटर के 4 निशान हैं, अगर हम साइड से डालते हैं तो कहीं से, जैसे एक एक्जिला में डाल करके या निपल से डाल करके उसको करके, जो कि निशान बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। ऑपरेशन के बाद 6 महीने बाद अपन, तो जो पहले कन्वेंशनल थायराइड सर्जरी होती थी, गले में चीरा लगा के करते थे, अभी क्या हो गया है कि इसको रिमोट एक्सेस हो गया। रिमोट एक्सेस, जैसे यहाँ से चीरा न लगा के यहाँ, तो उसके लिए लंबे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो दूरबीन से शुरू किया गया। उसके बाद आ गया रोबोट। रोबोट में क्या होता है कि एक कंसोल होता है जहाँ पे सर्जन बैठता है, पहले वो सिनेमा देखने वाला बाइस्कोप आता था, जी। उसमें आंख लगा के देखते थे, वैसे ही होता है बिल्कुल। एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें सर्जन ऐसे आंख लगा के देखता है, उसमें अंदर सब चीज दिखता रहता है। अच्छा। और उसके हाथ में 2 स्टिक होती है। तो सर वो एनहांस करके दिखाता होगा बड़ा भी? बड़ा 15 गुना अच्छा, बड़ा। 15 गुना ज्यादा बड़ा, तो फिर ये दिखता तो और अच्छी हाँ, बात है कि तो वो ये छोटे ऑर्गन के लिए, जैसे थायराइड छोटा सा है, जी। उसकी नसें, उसमें पैराथायराइड बहुत छोटी छोटी होती है, तो वो बड़ी बड़ी दिखती है। तो आवाज, जैसे लोग बोलते थे कि थायराइड का ऑपरेशन होगा तो आवाज चली जाएगी, कैल्शियम हो जाएगा, अब क्या हो गया है कि वो इतना बड़ा दिखता है उसमें कि वो यहाँ से देख रहे हैं ऐसे, और उधर रोबोट केबल से जुड़ा हुआ है, उसकी आर्म्स जुड़ी हुई है, और वही जो इंस्ट्रूमेंट, लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट उसके आर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ सर्जन जिस तरह से वो उंगली से अपने कर रहा है, वहां पे वो रोबोट ऐसे कर रहा है। रोबोट का बिल्कुल सेम वैसे सिमुलेटर है, दिख रहा है यहाँ पे, वहां कर रहा है। तो ये रोबोटिक। अब रोबोटिक थायराइड सर्जरी में फायदा क्या है कि इससे कोई एक तो स्कार नहीं आया, छोटी सी जगह पे उसके आर्म्स छोटे छोटे, बड़ा प्रिसाइज सर्जरी हो रही है कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, चाहे उसके जो हमारे वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, सांस की नली है, खून की नली है, आवाज की नसें हैं, वो सब चीजें प्रिजर्व हो जाती। उनको प्रिजर्व करते हुए ट्यूमर को आप आराम से, थायराइड को निकाल सकते हैं, और कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। और आजकल तो मुंह के रास्ते से हो गया, इसमें तो फिर भी 1 मिलीमीटर 8 मिलीमीटर का चीरा लगा हुआ है, तो आप सिलेंगे तो कुछ निशान पड़ सकता है, या खासकर जिनको एक किलोइड बीमारी होती है जिसमें मोटी गांठ हो जाती है, जहाँ पे भी चीरा लगता है, तो वो टेंडेंसी होती है, तो उसमें ये बड़ा निशान दिखाई पड़ता है। लेकिन जो मुंह के रास्ते करते हैं उसमें तो कोई निशान नहीं, मतलब 6 महीने बाद अगर पेशेंट आपको ना बताए कि आपकी सर्जरी हुई है, तो पब्लिक को, किसी को पता नहीं चल सकता कि इनका थायराइड का ऑपरेशन हुआ है। सर ये रोबोटिक सर्जरी आने से चीजें बहुत आसान हो गई। बहुत आसान हो गई है और बहुत प्रिसाइज हो गई है। और इसके आने से देखिए क्या होता है कि जो एनर्जी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, तो पेशेंट का ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई है, स्टे कम हो गया है, और धीरे धीरे आने वाले समय में कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, कॉस्ट भी लगभग ओपन और रोबोटिक लगभग बराबर आ जाए। तो सर अगर बात करें प्राइवेट संस्थानों की, रोबोटिक सर्जरी अभी बहुत कम जगह उपलब्ध है सरकारी संस्थानों में। तो अगर प्राइवेट संस्थानों में बात करें कि रोबोटिक सर्जरी से कोई अगर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता है या थायराइड का ही ट्रीटमेंट कराना चाहता है, तो सर ओवरऑल कितनी कॉस्ट आती है एक मध्यम वर्ग के लिए, कितना खर्चा आएगा उसमें?
देखिए ये जैसे ओपन सर्जरी से रोबोटिक सर्जरी लगभग 4 से 5 गुना महंगी होती है। 4 ट्रेडिशनल सर्जरीज़ जो होती हैं उनसे 4 से 5 5 गुना गुना ज़्यादा महँगी। महंगी होती है। अब अगर प्राइवेट में भी ट्रेडिशनल सर्जरी लोग 80,000 में 1 लाख में कर रहे हैं, तो वो लगभग 4-5 लाख में जाएगी। 4-5 लाख तक जाएगी, जी। 5 गुना महँगा। 5 गुना महंगे। और अगर वही सर्जरी किसी प्राइवेट संस्थान, मतलब प्राइवेट संस्थान भी कई कैटेगरी के होते हैं। हुँ। अगर वो संस्थान ट्रेडिशनल सर्जरी 50,000 में कर रहे हैं, तो वो आपको 2.5 लाख से 3 लाख में पहुंचेगी। ऐसे काफ़ी महँगी है, 4 से 5 गुना ज़्यादा 4 महँगी से है। 5 गुना महंगी। और सर सरकारी संस्थानों में भी कहाँ-कहाँ उपलब्ध हो रही है या मतलब होने वाली है देखिए ऐसा ऐसा कुछ? था कि ये जो रोबोट था ये पेटेंटेड था। अभी जब से इसका पेटेंट खत्म हुआ है, तो बहुत सारे रोबोट और भी मार्केट में आ गए हैं। इवन इंडियन मेक रोबोट भी आ गए हैं। अच्छा, इंडियन मेक इन इंडिया रोबोट मेक इन चालू हो इंडिया गया। रोबोट चालू हो गया है। तो अब उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो रही है धीरे-धीरे, और ये अवेलेबिलिटी, मतलब जो रोबोट की अवेलेबिलिटी है, अब चूँकि सस्ता हो रहा है, तो काफ़ी संस्थान इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दिला रहे हैं, और जल्दी ही कई संस्थानों में, यूपी ही नहीं मतलब भारत के कई स्टेट में, कई मेडिकल कॉलेजेज में रोबोट देखने को आपको मिल सकता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जी। उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जी, सरकारी स्थानों में जगह से जगह जल्दी से जल्दी पहुँच सके। जी। सर बात करेंगे कि आपके पास सर मोस्टली जो चीज़ मैंने देखी सरकारी संस्थानों में ग्रामीण क्षेत्र के, अर्बन क्षेत्र के लोग ज़्यादा आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हुँ। तो रोबोट से सर्जरी कराने के लिए उनको कितना कन्विंस करना मुश्किल होता है? उनको समझाना, उनके फ्रेम में जाके उनको वो चीज़ें सेट करके बताना कितना मुश्किल पड़ता है? वो कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए, जैसे-जैसे आप जैसे लोगों के माध्यम से जानकारी फैल रही है, तो कुछ लोग तो डायरेक्ट, इवन गाँव के लोग भी वो आते हैं कि नहीं सर, हमें बिना निशान वाला ऑपरेशन चाहिए, अच्छा, क्योंकि बिना हम निशान वाला हो। हाँ, क्योंकि हमारी बिटिया की शादी होनी है अच्छा। और इसका थायराइड हो गया है, हाँ। तो ऐसा सर्जरी करिए कि इसके निशान ना पड़े, इसकी हुँ। शादी में कोई बाधा ना आए। तो ऐसे जागरूकता फैल रही है लोगों हुँ। में, और लोग आ रहे हैं। कुछ-कुछ पेशेंट जिनको जागरूकता नहीं है, हुँ। तो उनको हम लोग बताते हैं कि देखिए इसमें निशान नहीं पड़ता है, और इसमें बिल्कुल सेफ है, जैसे वो कन्वेंशनल से करते हैं वैसे ही है। और बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस ना रहे, तो अगर उनके पास में कुछ पैसा है और वो सक्षम हैं, तो वो करा सकते हैं, और वो कराते हैं। बहुत से लोग कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी होते हैं कि नहीं सर, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है और हम इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ये बिना निशान के ही सर्जरी हो, तो वो दूरबीन से भी पॉसिबल है, और उसको दूरबीन से किया जाता है। अच्छा, और सर इसमें अपने सरकारी संस्थानों में लगभग कितना खर्चा आता होगा? एक नॉर्मल रोबोटिक सर्जरी के लिए कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, अगर हम रोबोटिक थायरॉइड सर्जरी की बात करें, तो जो हमारे संस्थान में हम लोग करते हैं, तो लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में एसपीपीजीआई में 1.25 लाख से 1.5 लाख खर्चा आ जाता है सिर्फ थायराइड रोबोटिक सर्जरी में। रोबोटिक थायरॉइड सर्जरी के लिए। रोबोटिक्स थायराइड सर्जरी में 1 से 1.5 लाख खर्चा आ जाता है। जी। तो सर ये जानना चाह रहा था कि लगभग डॉक्टर्स का काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है रोबोटिक सर्जरी आने से। तो जब पेशेंट का ऑपरेशन होता है, तो पेशेंट की जो ऑपरेशनल डेस्क होती है, जिस पे पेशेंट लेटा होता है, वहाँ पे डॉक्टर की रहने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑपरेट अलग से कर रहा होता है, हाँ, देखिए वही जो रोबोट। जैसा मैंने बताया था कि डॉक्टर वो बाइस्कोप सिनेमा जैसा होता है, उसमें कंसोल होता है, वहाँ पे करता है, और वहाँ केबल के थ्रू उसका मैसेज जाता है, और वो रोबोटिक आर्म्स वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। हुँ। तो धीरे-धीरे इसको वायरलेस किया जा रहा है कि वायर की ज़रूरत ना पड़े, और इसको फिर आप डिस्टेंस से भी कर सकते तो सर ये जानना चाह रहा था कि जो रोबोटिक सर्जरी होती है, हैं। रोबोट के द्वारा की जाती है, हुँ, तो उसमें एक्यूरेसी का सर्जरी सही होगी? हुँ, कितने परसेंट चांसेस रहता है और या कुछ ऐसा चांस भी रहता है कि कुछ गलती हो सकती है, कुछ ऐसा चीज़ें छूट सकती हैं क्योंकि है तो रोबोट तो मशीन ही है। हुँ। तो कुछ इंसान के करने से या मशीन के करने से कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर उसमें कुछ रहता है क्या कि अगर रोबोट सर्जरी कर रहा है तो कुछ रिस्क भी उसका हो सकता है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि कहते हैं रोबोट सर्जरी कर रहा है, बट सर्जरी तो सर्जन करते हैं। अच्छा। और वो रोबोट उसको ट्रांसमिट, मतलब वो केबल से जितनी मैसेज जा रहे हैं उसको, तो इससे प्रिसाइज़ ज़्यादा हो जाता है। वो इतना प्रिसाइज़ वर्क करेगा कि आपके एक लिमिटेड एरिया में, जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके हैंड्स बड़े हैं, उसके आर्म्स छोटे होते हैं। ओके। 360 डिग्री मूवमेंट है उसमें। अच्छा 360 मूवमेंट हो हाँ, जाता है और ये वो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन पॉसिबल हैंड नहीं, से। ह्यूमन हैंड्स में ह्यूमन हैंड पॉसिबल से नहीं। पॉसिबल नहीं। और वो इतना छोटा होता है कि आप वो एक कन्फाइंड स्पेस में भी काम कर सकता है।
तो वहाँ पे इतने एनर्जी डिवाइस, नीडल होल्डर, एवरीथिंग जो उसमें रोबोट में सब चीज़ अवेलेबल है, तो आप एक छोटे स्पेस में भी जा करके सर्जरी कर सकते हैं और बहुत ही एक्यूरेसी और बहुत ही प्रिसाइज रूप से कर सकते हैं। बेसिकली सिर्फ रोबोट एज अ मशीन यूज किया जा रहा है, वो करता डॉक्टर ही है, करता अपने डॉक्टर। विवेक से, अपनी योग्यता से और अपने हाथों से। बिल्कुल, सिर्फ मशीन की हेल्प लेके वो सर्जरी की जा रही मशीन है। की हेल्प से सर्जरी। तो सर बेसिकली ये जो रोबोट है वो डॉक्टर एज अ टूल यूज कर रहे हाँ, हैं अपने पेशेंट को अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए। बिल्कुल। सर जैसे कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है हुँ। या आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ स्टेशन है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो इज़ देयर एनी चांसेस कि आप कहीं बाहर रह के या दूर रह के भी वहाँ से एज़ अ रोबोट आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या? वहाँ से सर्जरी पॉसिबल है क्या? कहीं दूर रह के? देखिए, अभी फ़िलहाल तो अभी ऐसा नहीं है। अभी चल रहा है, इस पे काम, रिसर्च चल रही है। अभी अच्छा। चूँकि क्या है कि अभी जैसे हम लोग कंसोल पे सर्जन बैठा है और रोबोटिक आर्म, बीच में डिस्टेंस बहुत कम रखी जाती है जिससे कि डिले ना हो। जैसा यहाँ कमांड दे रहे हैं वैसा ही वहाँ पे फ़ॉलो हो रहा है। इसमें मिलीसेकंड्स का भी डिले एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, बहुत ही माइनर डिले है और जितना ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना डिले होता जाएगा। तो अभी इस पे काम चल रहा है कि सैटेलाइट के थ्रू इसको ट्रांसमिट किया जाए जिससे डिले कम हो जाए। तो दूर रह करके भी इसको सर्जरी करी जा सकती है, जिसको टेली रोबोटिक सर्जरी बोलते टेली हैं। रोबोटिक सर्जरी, टेली ये कुछ रोबोटिक। नया पैटर्न आने वाला है। ये नया पैटर्न जैसे कि टेलीमेडिसिन है, ओके। जहाँ पे कि मेडिसिन का ट्रीटमेंट आप सलाह दे रहे हैं। जैसे कोई पेशेंट दूर बैठा हुआ है रिमोट एरिया में जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच सकता है, वहाँ से कोई आपको बता रहा है सिम्पटम्स और सारे सिम्पटम्स वहाँ से आप वीडियो पे देख रहे हैं और आप यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन उसको दे रहे हैं। तो एक डॉक्टर में बैठ करके जैसे आप बम्बई में बैठे हुए हैं और लखनऊ के में पेशेंट को आपको देना है तो आप वहाँ से भी प्रिस्क्रिप्शन भेज सकते हैं आप यहाँ से सुन करके। जी। इसी तरह से आईसीयू चल रहे हैं आजकल, टेली आईसीयू की पेशेंट आईसीयू रिमोट एरिया में, जहाँ क्योंकि आईसीयू बड़े शहरों के आईसीयू भरे हुए हैं, तो रिमोट एरिया में आईसीयू तो बन जाते हैं लेकिन उनको मॉनिटरिंग करने के लिए वहाँ उतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं मिल नहीं पाते हैं। होता है। तो उसको टेली आईसीयू के जरिए, मतलब एक मॉनिटर से आप यहाँ से उस पेशेंट का सारी रिकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हैं, सारे पैरामीटर्स कि उसकी सांस कितनी चल रही है, उसका ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, सब कुछ यहाँ देख रहे हैं और उसके पैरामीटर्स आपको पता है, उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, उसके गैसेस, ब्लड गैसेस कितने हैं और यहाँ से सलाह दे करके आप वहाँ पे डॉक्टर को एडवाइस कर सकते हैं कि इसका ये पैरामीटर कम कर दीजिए, ये इतना घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, जिससे कि मॉनिटरिंग हो सके। तो इस तरह की सुविधाएं जो टेली आईसीयू, टेली मेडिसिन तो चल रही हैं। टेली रोबोटिक सर्जरी पे काम चल रहा है और अभी एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी हुई भी है 1-2, पर रूटीन में अभी इस पे काम चल रहा है और जल्दी ही ये भी आज मतलब प्रैक्टिकल रूप में उपलब्ध होने चलिए हम उम्मीद करते हैं सर जितना जल्दी आ जाए। तो सर बेसिकली पेशेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सर्जरी कोई मशीन नहीं कर रही है, उसकी सर्जरी उसका डॉक्टर ही उसके साथ में रह के कर रहा है। जी, बिल्कुल और इसके लिए भी मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट जो कि ओपन सर्जरी में तो एक्सपर्ट है ही, रोबोटिक में भी एक्सपर्ट है रोबोटिक। और वो एक्सपर्ट डॉक्टर ही इसको परफॉर्म कर पाता है। मतलब बेसिकली क्या है कि जिसको सर्जरी कम नहीं आ रही है, वो डायरेक्ट रोबोटिक सर्जरी नहीं कर सकता है। तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो कि रोबोटिक सर्जरी ट्रेन्ड है, वो उसको कर रहा है, तो किसी भी मरीज को डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसको रोबोट खुद ऑपरेट कर रहा है, सर्जन नहीं ऑपरेट कर हाँ, रहा कई है। बार ऐसा होता है कि पेशेंट सोचते हैं कि हाँ, हाँ। रोबोट मशीन करेगा, तो हाँ, कितना कुछ गलती हो जाए या कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये बिल्कुल। एक थोड़ा-सा फैक्टर हाँ, रहता है हाँ। दिमाग में। तो उससे जी, पूरी तरीके से पेशेंट संतुष्ट रहे और बिल्कुल डॉक्टर उसके संतुष्ट साथ ही है, हो जाता है डॉक्टर्स ही करने कर के रहे लिए। हैं इसके। तो सर जैसे अगर चीरा लग रहा है या कोई टाँका लग रहा है, जी। तो एक ट्रेडिशनल सर्जरी में और एक रोबोटिक सर्जरी का चीरा जो टाँका लग रहा है, उसको घाव भरने में, हीलिंग में, रोबोटिक सर्जरी में और ज़्यादा मदद मिलती है उसे जल्दी हील होने में? देखिए हीलिंग का जो प्रोसेस है वो तो सेम है, सिमिलर है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बस रोबोटिक में अगर वो सही से नहीं, रोबोटिक आर्म सही से नहीं फिक्स हैं और सही से नहीं किया जाता तो उसमें ट्रैक्शन ज़्यादा पड़ता है। तो वो जो टिश्यू है उसमें हीलिंग में थोड़ा डिले हो सकता है रादर देन कि जल्दी हील कर जाए। अच्छा, तो ये इसलिए हाँ, इसलिए क्या है कि एक्सपर्ट्स जो सेंटर होते हैं जहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे तो रोबोटिक और उसमें हीलिंग में लगभग बराबर है। और जो अगर उस पे ट्रैक्शन, उस पे प्रेशर ज़्यादा पड़े वुंड पे रोबोट के आर्म्स की वजह से, जो कि अगर सही से नहीं लगे हैं, तो हीलिंग में डिले हो सकता है। सर इस रोबोट सर्जरी से फ़ायदा तो बहुत मिला। हुँ। तो विश्व में या पूरे भारत में जो रोबोटिक सर्जरी हो रही है, क्या कुछ अलग-अलग तरीके की होती हैं रोबोटिक सर्जरी, अलग-अलग डिसीज़ में या एक ही रोबोट है, उसी से सारी सर्जरियाँ की जाती हैं पूरे वर्ल्ड में? देखिए, जैसे मैंने बताया कि पहले एक पेटेंटेड रोबोट अवेलेबल था, तो सब जगह एक ही रोबोट मशीन अवेलेबल थी, उसी के नए-नए वर्ज़न आते गए।
जैसे पहले प्राइमरी वर्जन आया, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर अभी एडवांस वर्जन आते गए, और उन्हीं एक ही रोबोट जो मशीन अवेलेबल है उसी से सारी सर्जरी की जाती है। लेकिन थायराइड सर्जरी के पैटर्न अलग अलग है, अप्रोच अलग अलग है। कुछ लोग जैसे कोरिया में, कुछ लोग पीछे कान के पीछे से जाकर के थायराइड निकालते हैं, कुछ लोग एक्जिला में ही बड़ा सा चीरा लगा करके यहाँ से जाते हैं, कुछ लोग ट्रांसओरल जा रहे हैं, कुछ बाइलेटरल दोनों ब्रेस्ट और एक्जिला को अप्रोच करके जा रहे हैं। तो ऐसे करके कई पैटर्न से सर्जरी होती है, और जो सर्जरी हम लोग कर रहे हैं और जो विदेशों में हो रही है उसमें बहुत अंतर है। अच्छा, हाँ, मतलब भारत में अलग सर्जरी हो रही है, विदेशों में अलग सर्जरी हो रही है। मतलब पेशेंट का हमारा प्रोफाइल अलग है। अच्छा, हाँ, जैसे कि अगर हम कोरिया या जापान की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पेशेंट हैं उनको, या इवन अमेरिका में भी, वो पेशेंट बहुत लिटरेटेड हैं या उनके यहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज़्यादा है, तो वो 1 मिलीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर का भी होगा या 5 मिलीमीटर का भी होगा, 15 मिलीमीटर का, इससे बड़ा वहाँ पे ट्यूमर नहीं होते हैं। तो इतनी जल्दी आ जाते हैं कि वो वहाँ के सर्जन को ऑपरेट करना बहुत ईजी है। गए, अपना छोटा सा ट्यूमर है, भाई 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, उसको निकालना कितना आसान है। और हमारे यहाँ आता है वो 5 सेंटीमीटर, जब वो 10 बड़ा हो सेंटीमीटर, जाता है, 10 जब वो यूज सेंटीमीटर हो का, जाता है उसके बाद पूरा लिम्फ नोड है चारों तरफ फैला हुआ। अब बोल रहा है कि सर रोबोटिक कर दीजिए, हमारी बिटिया की शादी होनी है और इसमें निशान नहीं पड़ना चाहिए और ये हो जाना चाहिए। तो ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग हो जाता और लेकिन उसको करने के बाद जब रिजल्ट अच्छा आता है तो खुशी बहुत ज्यादा बिल्कुल मिलती है खुशी कि होती है। हम लोग की दुनिया में नंबर 1 काम कर रहे हैं। नंबर 1 काम कर रहे हैं। नहीं, नहीं, जी, बहुत बड़ी चीज़ है ये सर। कुछ है। सर, क्या समय की भी बचत होती है? ट्रेडिशनल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में समय का क्या इसमें फेयर रहता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि समय अगर कंसोल टाइम देखा जाए तो लगभग बराबर होता है। मतलब कंसोल टाइम का मतलब होता है कि जितना रोबोटिक काम होता है। लेकिन चूंकि ये रोबोटिक मशीन है तो इसको पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, पूरा टाइम लगता है, तो ओवरऑल टाइम अगर कन्वेंशनल से, क्योंकि कन्वेंशनल में सब लोग अवेयर हैं, हुँ, इसमें पूरी टीम है, फिर रोबोट अलग है, पहले अपना उसमें पेशेंट प्रिपेयर करोगे, फिर रोबोट लाके उसमें सेट करेंगे, सेटअप करेंगे, फिर डॉक्टर कंसोल पे बैठ के काम करेगा। हुँ, तो इन सब में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लग जाता है। ट्रेडिशनल सर्जरी से ज़्यादा टाइम लगता है। तो सर, भारत में थायराइड कैंसर की सर्जरी जो रोबोट द्वारा की जा रही है, वो सिर्फ़ एक ही इंस्टीट्यूट है, लखनऊ पीजीआई, जो आप करते हैं जिसमें सर्जरी, इसके अलावा अभी कहीं नहीं की जा रही है? अभी देखिए शुरू हो रही है, और भी जगह रोबोट आए हैं, लेकिन अभी जो टोटल थायराइड कैंसर का पूरा और सरकारी संस्थान में, तो अभी तो पीजीआई में अपने यहाँ पे हो रही है। लखनऊ पीजीआई में अभी रेगुलर हो रही है। जी, रेगुलर हो रही है। अगर बात करें पूरे नॉर्थ इंडिया की सर, हाँ, उसमें सरकारी संस्थानों में सर एसपी पीजीआई जो लखनऊ में स्थित है, जी। उसी में सिर्फ़ कैंसर, थायराइड, रोबोटिक सर्जरी जो की जा रही है, वो सिर्फ़ आप कर रहे हैं। हाँ, अभी बाकी पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी अभी अवेलेबल तो नहीं। यूपी में रोबोट ही नहीं है कहीं पे पूरा। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया जी, और एक थैंक नई चीज़ आज जानने को मिली और सबको एक अवेयरनेस आई कि रोबोटिक सर्जरी के बारे में जो डर था हमारे लोगों के अंदर, जो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा, उसको आपने निकाला और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बात कर रहे हैं और आपसे जान रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी है क्या? और आपने पहली देश की रोबोटिक सर्जरी करी है किसी सरकारी संस्थान में। तो ये आपसे सुनना और लोग आपसे जाने तो ये और ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा इससे फ्रूटफुल निकलेगा। जी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम और कुछ एक बात जो आप कहना चाहें थायराइड और ये कैंसर या ट्यूमर जो बन रहे हैं, हमारे पेशेंट्स के लिए चलते-चलते 2 शब्द बोल दीजिए कि वो कैसे इससे अवेयर रहें और क्या अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और किससे क्योर कितना हो सकते हैं इससे? देखिए ऐसा है कि थायराइड अगर किसी को होता है या कुछ उसको सिम्पटम्स लगते हैं जो मैंने सिम्पटम्स बताए हैं, तो उसको अपनी जाकर के डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। सिंपल जांच होती है, ब्लड टेस्ट करके जांच करते हैं, उससे पता चल जाता है कि आपका थायराइड बढ़ रहा है या आपका थायराइड घट रहा है, उसमें कितना हार्मोन है, लेवल क्या है, उसमें दवा की ज़रूरत है या दवा से की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कभी-कभी क्या होता है, कुछ थायराइड हार्मोन लेवल घटे-बढ़े रहते हैं जो हम रिपोर्ट में देख करके हमें लगता है अरे ये तो बढ़ा हुआ हमारा गड़बड़ है, हमें दवा की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो नहीं, आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए केवल रिपोर्ट पे ना आश्रित रहें, डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, डॉक्टर बताएगा कि आपको दवा की वास्तव में ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। और अगर आपको कहीं गले में कोई गाँठ या गिल्टी फ़ील होती है तो उसकी भी जाँच कराएँ। कोई अगर उसमें कैंसर भी आता है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर का भी इलाज पूरी तरह से संभव है और इसका 100% क्योर अवेलेबल है, जिससे कि आप जाकर के इसको ऑपरेट करा सकते हैं। और इवन ऑपरेशन भी आजकल बिल्कुल स्कारलेस, विदाउट एनी स्कार अवेलेबल है, तो आप आकर के इसको सर्जरी करा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। विलास से माइल बनी
हम पूरा इलाज करके थक गइल बानी, हमारा आसरा ना रहे कि ठीक होके एजी हम आइल बानी, तब हम ठीक होके जिंदगी में बानी। अभी आपने सुना प्रोफेसर ज्ञान को। दोस्तों, जब हमारे दिमाग में रोबोटिक सर्जरी जैसा शब्द आता है तो आम आदमी होने के नाते हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि एक रोबोट हम लोग की सर्जरी करने जा रहा है और क्या असर होगा, कैसी सर्जरी होगी, क्या उसके एडवांटेज हैं, किस डिसएडवांटेज हैं। तो ये वो डॉक्टर थे जिन्होंने सरकारी संस्थान में देश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की है और उसका सफल परिणाम सामने आया है। तो दोस्तों, रोबोटिक सर्जरी से बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और चाहे वो कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे वो थायराइड हो, उसका सफल इलाज संभव है। तो स्वस्थ रहिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। मैं पुनीत शुक्ला आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू सो मच।